This is your friend Sonu Punia on the YouTube channel Smart Study with Sonu Punia। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो बच्चों को हमेशा दिक्कत देता है। जो टॉपिक वो आसानी से कैसे समझा सकते हैं उसको मैं इजी वे में समझाने के लिए छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सेंटेंस रीऑर्डरिंग। व्हाट इज सेंटेंस रीऑर्डरिंग? Sentence reordering is in this few sentences are given in slashes which are grammatically incorrect and you have to make a grammatical correct sentence. Elements of a sentence SVOCA, this is the main point you can note that SVOCA, S denotes subject, V for verb, O for object, C for complement and A for adverbial। सेंटेंस रीऑर्डरिंग क्या होता है? पहले तो हम ये जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हम उस वाक्य को कहते हैं जो ग्रामेटिकली सही हो, जो व्याकरण के रूप से शुद्ध हो, जिसको हम व्याकरणिक रूप पर कह सकते हैं कि ये शुद्ध है, मतलब उसमें सारे एरर्स वगैरह रिमूव किए जा चुके हो। ऐसा सेंटेंस हमें ग्रामेटिकली सही कहलाया जाता है और उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस रीऑर्डरिंग एक ऐसी टॉपिक है जो बच्चों को मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि इसमें हम कैसे रीऑर्डर करें। तो रीऑर्डर करने के लिए भी आपको पहले ग्रामर आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रामर नहीं आएगी तो आप सेंटेंस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो सेंटेंस रीऑर्डरिंग में कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो ग्रामेटिकली ऊपर नीचे होते हैं, उसको हमें क्या करना होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट वे में फॉर्म करना होता है। लाइक जंबल वर्ड्स होते हैं, स्लैशेस में गिवन होते हैं और उनको ग्रामेटिकली इम्प्रूव करके, एरर्स रिमूव करके उन्हें एक प्रॉपर शेप दिया जाता है। एक सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? किसी भी मतलब जैसे हम हैं तो हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। हाथों से हम मूवमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। लाइक ये पेन है मेरा, तो इसको मैं इस हाथ से इस हाथ में उठा सकती हूँ। आई हैव लेग्स, तो मैं इधर से उधर मूव कर सकती हूँ, मोटाइल हो सकती हूँ। ऐसे ही सेंटेंस के भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ शाखाएं होती हैं और वो शाखाएं अगर इस वे में याद ना रहे तो शॉर्ट वे उसका हम बना सकते हैं SVOCA, स्वका से हम याद रख सकते हैं कि सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। S डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? सब्जेक्ट को डिनोट करता है। V डिनोट करता है वर्ब को, फिर O डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को, और C डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट को, और A डिनोट करता है एडवर्बियल को। ओके, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स सेड इन प्रेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रेज में, उसके प्रेज में मतलब उसकी सराहना में कुछ कहा गया हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ऑन द पुअर्स, फिर स्लैश आ जाता है, हैव स्लैश पिटी स्लैश अ लिटिल। ये जंबल वर्ड है, मतलब जंबल वर्ड्स हैं और इनको स्लैशेस में लिखा गया है। We have to make a proper sentence, a well-structured sentence from these mismatch और jumbled words। तो हम इसको grammatical correct sentence बना सकते हैं अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती होगी तो इसका grammatical correct sentence ये है कि have a little pity on the poor। मतलब पुअर्स पर, जो गरीब लोग होते हैं उन पर हमें दया दिखानी चाहिए, हमें उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं, हर एक एलिमेंट को अच्छे से समझते हैं, ब्रीफली समझते हैं विद इट्स एग्जांपल एज वेल एज इट्स एक्सप्लेनेशन। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के टाइप्स, जो श्लोका था उसका हर एलिमेंट्स को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। तो पहला है S डिनोट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कार्य करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो करता होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which let us know about the particular person or thing
वी आर स्पीकिंग अबाउट। जो कर्ता होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो हमें उस पर्सन के बारे में और उस थिंग के बारे में डिस्क्राइब करता है, या फिर हमें बताता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज हमें बताता है, उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं उस डिस्क्रिप्शन को हमें बताता है। तो 2-4 एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, होप यू विल रिकॉग्नाइज। हरी हैज रिवाइज्ड हिज लेसन। हरी कोई भी पर्सन हो सकता है, लाइक लिविंग थिंग है, हरी किसी का नाम है। हरी यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हरी यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कर्ता का काम कर रहा है। उसने क्या कर लिया है? ही हैज रिवाइज्ड हिज लेसन। हरी ने अपना लेसन रिवाइज कर लिया है, उसने अपना जो चैप्टर था वो लर्न कर लिया है। A second example, a rail engine pulls a number of coaches. इसमें एक रेल इंजन है, वो क्या काम कर रहा है? उसका काम हमें बताया गया है कि जो रेल इंजन है वो हमारा सब्जेक्ट है और उसका काम क्या है? बोगीज को खींचना, कोचेज को खींचना। तो ये हमारे सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। थर्ड एग्जाम्पल इज दिस, सी इज नेवर डिसरिस्पेक्टेड। सी कोई भी हो सकती है, मतलब कोई टीचर हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, कोई मम्मी हो सकती है, कोई भी फीमेल पर्सन हो सकती है जो कभी भी डिसरिस्पेक्टेड ना हुई हो। मतलब इसमें डिसरिस्पेक्ट उसका काम बताया गया है, उसकी क्वालिटीज को जस्टिफाई किया गया है। और सी यहाँ पर एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी। नेक्स्ट फोर्थ इज व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, इसमें जो डू है, ये जो डू आया है ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमारी हेल्प करेगा सेंटेंस को फॉर्म करने में, और वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करेगा डू। और यू तो आप समझ ही गए होंगे, यू मीन्स किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कब उठते हैं, आप कब उठते हैं। तो आप जो शब्द है वो हमारा यहाँ पर कर्ता के तौर पर काम कर रहा है। कब उठते हैं वो उसका मतलब वर्ब है कि वो कब उठता है, उससे पूछा गया है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है एस वी। एस कंप्लीट हो चुका है, एक एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड इज वी, वी फॉर वर्ब। सो सेकंड एलिमेंट इज दिस वर्ब, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? मोस्टली पूछा जाता है कि क्रिया किसे कहते हैं। क्या हो गया? तो बस बना दिया, 1 मिनट की कौन सारी। व्हाट इज वर्ब? सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस। हमेशा पूछा जाता है कि वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। सो क्रिया किसे कहते हैं? Verb tells about any action which has happened or might happen in nearby future by the subject. जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा अगर कोई एक्शन किया जाए, अभी किया गया हो, आने वाले टाइम में करने वाला हो, या फिर कभी उसका प्लान हो करने का कुछ एक्शन, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। एक नोट डाला गया है इसमें। नोट क्या है? इन अ सेंटेंस verb is used after subject in the affirmative, negative and interrogative sentences. कौन से सेंटेंसेस में जो हमारा वर्ब होता है, जो हमारी क्रिया होती है, वो सब्जेक्ट के बाद में यूज की जाती है, उसके बाद एप्लीकेबल होती है। तो ये 3 सेंटेंसेस हमें बताए गए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद एप्लीकेबल होता है। सेकेंड नोट इज दिस, बट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो आदेशात्मक होते हैं। ऑर्डरिंग, कमांडिंग सेंटेंसेस विच गिव्स द कमांड टू द सब्जेक्ट, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और उन सेंटेंसेस में जो हमारी क्रिया होती है, जो हमारा वर्ब होता है, वो सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। लाइक ओबे द रूल्स ऑफ योर स्कूल, लाइक पेरेंट्स हमें कोई कमांड करते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग क्रिया है, ब्रिंग क्या है? क्रिया है, क्योंकि उसे हम एक्शन में
इनपुट करते हैं, वी हैव टू मोटाइल फॉर दैट सब्जेक्ट टू ब्रिंग अ वाटर ग्लास, फॉर दैट ब्रिंग वर्ड इज यूज्ड। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आई हूँ, होप यू विल अंडरस्टैंड। फायर बर्न्स, जो फायर होती है उसका काम क्या होता है, जलना, तो बर्न इज अ वर्ब और फायर इज अ सब्जेक्ट। सेकेंड इज माई कॉलेज इज नियर द बस स्टॉप, मेरा कॉलेज कहाँ है, बस स्टॉप के पास में है। माई क्या हो गया, माई कॉलेज हो गया सब्जेक्ट, कर्ता हो गया, और कहाँ है मतलब हमें कहाँ जाना पड़ता है, उसके लिए उसे पहुंचने के लिए, उस प्लेस पर हमें रीच करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, नियर बस स्टॉप, कहाँ जाना पड़ता है, बस स्टॉप के पास में। थर्ड इज वाई डोंट यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तुम मेरी सलाह पर काम क्यों नहीं करते हो। यू क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, तुम, लाइक अ पर्सन, लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग हम कह सकते हैं, जो सब्जेक्ट के यूज तौर पर यूज की गई हो। यहाँ पर एक लिविंग ऑब्जेक्ट को, मोस्ट प्रोबेबली लिविंग थिंग्स को ही सब्जेक्ट माना जाता है, और इसमें सब्जेक्ट है यू, और एक्ट अपॉन काम करना, करना किस में आता है, क्रिया में, क्रिया एक्ट अपॉन लाइक वर्ब हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज दिस, ओबे द रूल्स ऑफ योर स्कूल, क्या कहा गया है, ओबे कमांड है, ये हमें एक किसके बारे में बताता है कि ऑर्डर इज गिवन बाय द टीचर्स और एनी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं हमारे, तो ये हमें कमांड मिला है, क्या मिला है, कमांड मिला है। क्लास के मॉनिटर्स हो सकते हैं, स्कूल के कैप्टन्स हो सकते हैं, वाइस कैप्टन्स हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। तो जो भी हमें कमांड करता है उसके हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, और ये किस में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है, और ये जो वर्ब यूज हुआ है ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ है। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एलिमेंट। चलिए दोस्तों जानते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट को। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब और द एक्शन ऑफ वर्ब डन फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिससे अफेक्ट होता है, मतलब जिस पर प्रभाव पड़ता है किसी भी कार्य का, वो ऑब्जेक्ट होता है। लाइक हमने किसी से कुछ कहा तो उस पर हमारे कहने का कुछ प्रभाव पड़ा, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। ओके, फर्स्ट पर्सन इज द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इन अ सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। यू कैन ऑल्सो नोट दिस पॉइंट, कि आप इससे भी याद रख सकते हैं कि जो सेकंड पर्सन होता है किसी भी सेंटेंस में, वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, और मे बी इनएक्टिव पैसिव जो सेकंड पर्सन होता है वो फर्स्ट पोजीशन में आकर एज ए सब्जेक्ट की पोजीशन आकर ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। सो ये एक डिटेल्ड फॉर्म है, जिसे आप समझना चाहेंगे तो हम समझा भी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सेंटेंस रीऑर्डरिंग का करते हैं, टॉपिक से भटकते नहीं हैं। ओके, सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वो एप्लीकेबल होता है किसके बाद, वर्ब के बाद में, जो हमारी क्रिया है उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एप्लीकेबल होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले और जो वर्ब है उसके बाद में अप्लाइड होता है, और हमेशा एक लिविंग थिंग होता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग। ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो सकता है आपको याद रखने में, लेकिन आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इन है, इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट से पहले आएगा। मतलब कोई भी काम अगर हम करते हैं, सीधा तरीका है तो उसमें ज्यादा लंबा रास्ता हो सकता है, लेकिन टेढ़े तरीके को हम जल्दी अपना लेते हैं। तो इन मतलब टेढ़ा, तो टेढ़े तरीके को पहले अपनाते हैं, तो जो इनडायरेक्ट है वो पहले आएगा डायरेक्ट से, और जो क्रिया है उसके बाद में आएगी, जो हमारा वर्ब है उसके बाद में आएगा, क्योंकि हम काम पहले करते हैं ज्यादातर और सोचते बाद में, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि वो उसके बाद में आएगा वर्ब के।
तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, होप आपको अंडरस्टैंड होगा इससे। शी हेल्प्स एवरीबडी, ये एक सिंपल एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। सी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, हेल्प्स वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, किसी की मदद करना एज अ एक्शन काम हो रहा है इसमें कि वो हेल्प कर रहा है किसी को। एवरीबडी सभी को, एवरीबडी क्या हो गया इसमें, लिविंग थिंग्स आती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को हम हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज लिविंग थिंग्स ही ऐसे हैं जिनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो एवरीबडी इसमें ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल ये आता है, शी डिडंट गिव मी दैट बुक, उसने मुझे वो किताब नहीं दी, उसने मुझे वो किताब नहीं दी। इसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जस्टिफाई कर सकते हैं। लाइक जो फर्स्ट शी आया है इसमें वो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा हमारा, और जो गिव है, गिव यानी किसी को देना, तो उसमें एक्शन हो रहा है, उसमें हम अपने हाथों से कुछ दे रहे हैं तो एज अ एक्शन काम करेगा। गिव यहाँ पर हो जाएगा वर्ब, मी यहाँ पर आएगा एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताया था ना आपको, वर्ब के बाद में आता है और डायरेक्ट से पहले आता है। तो इसमें गिव पहले आया है और उसके बाद इनडायरेक्ट आया है। दैट बुक, वो किताब, वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी याद रख सकते हैं, अगर आपको वैसे समझना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप किसी भी सेंटेंस में ऐसे जस्टिफाई कर लीजिए कि जो नॉन लिविंग थिंग होगी वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लिविंग थिंग होगी वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा मी एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करेगा और जो दैट बुक है वो एज अ डायरेक्ट काम करेगा। ओके, एलिमेंट इज कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? विधेयार्थ, sentence which tells about the praise of a subject or object is known as complement। अगर किसी भी कर्ता या कर्म के बारे में उनके तारीफ की जाए, उनके प्रेज में कुछ लिखा जाए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। विधेयार्थ मतलब उनके प्रोत्साहन में, उनके लिए कुछ लिखा गया हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये हमारा फोर्थ एलिमेंट होता है किसी भी सेंटेंस में। कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन रखता हो सब्जेक्ट से, जिसका डायरेक्ट रिलेशन किससे हो? सब्जेक्ट से। उस सेंटेंस में जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट की ही तारीफ की जाए उसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन विद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट होता है जो रिलेशन रखता है डायरेक्टली किससे? सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रेज से। उसमें सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, सिर्फ उसी की प्रेज की जाए, सिर्फ उसी को कॉम्प्लीमेंट मिले, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन हैविंग विद द ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट जो हमारा टाइप था उसका एग्जांपल है शी इज अ टीचर। शी इज अ टीचर मतलब कोई भी लड़की है, वो नॉर्मल लड़की नॉर्मल है, लेकिन अगर वो किसी प्रमोटेड प्लेस पर है या फिर वो किसी डेजिग्नेशन पर है तो वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लाइक सी इज IAS ऑफिसर, सी इज इन सिविल सर्विसेज, तो ये किसी के लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट है। जो सी वर्ड आया है इसमें वो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है और उसके लिए कुछ लिखा गया हो तो वो उसके प्रेज में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट वाले का एग्जांपल है सेकंड कॉम्प्लीमेंट टाइप का कि हैज द टीचर अपॉइंटेड अनुराधा मॉनिटर। क्या टीचर ने अनुराधा को मॉनिटर अपॉइंट किया है? जो टीचर इसमें आया है वो टीचर हमारा सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि टीचर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आया है और लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग सब्जेक्ट है, सॉरी। अपॉइंटेड हो जाएगा हमारा वर्ब और अनुराधा एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी बिकॉज वो उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वो एक लिविंग थिंग है। और मॉनिटर हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैंने अभी बताया था ना आपको कि किसी की भी डेजिग्नेशन अगर दी जाए तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अनुराधा को टीचर ने एज ए मॉनिटर अपॉइंट किया है तो वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
है नेक्स्ट एग्जांपल इसका सेकंड कि हैज शिवम प्रमोटेड गुप्ता एज वाइस प्रिंसिपल। क्या शिवम ने गुप्ता को एज अ वाइस प्रिंसिपल प्रमोट किया है? शिवम हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्रमोटेड हो गया हमारा वर्ब, गुप्ता हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और गुप्ता के लिए कुछ प्रेज में लिखा गया है तो वो है वाइस प्रिंसिपल, वो हो गया उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, द फाइनल एलिमेंट, और उसके बाद में बताऊंगी कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सारे एलिमेंट्स के एग्जांपल्स दूंगी और सारे एग्जांपल्स क्लियर कर दूंगी, आपके सारे डाउट्स भी मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या होता है? क्रिया विशेषणात्मक। किसी भी क्रिया की अगर विशेषता बताई जाए तो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, और उसे क्रिया विशेषणात्मक कहते हैं जिसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर बताया गया हो। सो एडवर्बियल किसे कहते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया अभी। और ये कहाँ यूज होता है? अप्लाइड आफ्टर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, इन सब के लास्ट में ये एडवर्बियल अप्लाइड होता है। एडवर्ब टेल्स अबाउट, एडवर्ब हमें किस चीज के बारे में बताता है? मैनर के बारे में, प्लेस, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी एंड रीजन, इन सब के बारे में एडवर्ब हमें डिस्क्राइब करता है कि ये किस वे में किया गया है, ये किस मैनर में हुआ है। किसी भी कार्य को करने का कोई तरीका होता है, कोई प्लेस होती है, कोई फ्रीक्वेंसी होती है, कोई रीजन होता है, कोई डिग्री होती है, तो वो हमें कौन बताता है? क्रिया विशेषण बताता है। किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण हमें बताता है कि ये हमने किस वे में किया है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे। एग्जाम्पल क्या है? शी वर्क्स स्लोली। वर्क, सी हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये तो आपको समझ आ चुका होगा अब तक। वर्क्स हो गया हमारा एज अ वर्ब कि वो काम क्या कर रहा है। स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर, वो धीरे काम करती है। धीरे इन द सेंस क्या हो गया? उसका मैनर है कार्य करने का कि वो धीरे ही काम करती है। ओके, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। आई एम नियर बाय नेहरू मार्ग, मैं नेहरू मार्ग के पास हूँ, आसपास ही हूँ। तो ये क्या हो गया? आई सब्जेक्ट, नियर बाय वर्ब हो गया, और वर्ब की प्लेस क्या है कि मैं नेहरू मार्ग में हूँ, वो उसकी प्लेस है, कहाँ रिसाइड कर रही है रिसेंटली? नेहरू मार्ग में। आई एम वेरी ग्लैड बाय योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत प्रभावित हूँ, बहुत खुश हूँ। इसकी डिग्री क्या है? कितना खुश है, मतलब कम खुश है। आई एम ग्लैड बाय योर परफॉर्मेंस, आई एम वेरी ग्लैड बाय योर परफॉर्मेंस, आई एम मोस्ट ग्लैड बाय योर परफॉर्मेंस। तो ये एक डिग्री हो गई, थोड़ा ज्यादा और सबसे ज्यादा। ये हम पहले से जानते हैं, हमें मोस्टली 6th 7th या 3rd 4th से सिखाया जाता है कि डिग्रीज क्या होती हैं। लाइक किसी भी डिग्री को हम कैसे लिखते हैं। लाइक ये हो गया ग्लैड वर्ड हो गया, तो ग्लैड, वेरी ग्लैड, मोस्ट ग्लैड, ये हम डिग्रीज जानते हैं। किसी भी अगर चीज को, सुंदर चीज को अगर हम देखते हैं तो कहता है कि ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे हम किसी भी डिग्री को जस्टिफाई करते हैं। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ फ्रीक्वेंसी, रीजन और टाइम का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई रिटर्न होम एट 1 PM, मैं घर कब पहुंचूंगा? 1 बजे पहुंचूंगा। रिटर्न हो गया हमारा वर्ब, आई एज अ सब्जेक्ट, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस कि वो कहाँ पहुंचने वाला है? घर पहुंचने वाला है, प्लेस हो गया। एट 1 PM उसका टाइम हो गया कि वो किस टाइम पर रीच करेगा होम, एट 1 PM। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, शी हेल्प मी ट्वाइस, उसने मुझे 2 बार हेल्प की। शी एज अ सब्जेक्ट, वर्ब हेल्प्ड हो गया, मी एज अ ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इन दिस सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। I have told you and reminding you again and again, so you just note this point in your notebook.
एंड ट्वाइस हो गया किसी भी काम को करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने उसे कितने बार दोहराया। दोहराना इन द सेंस फ्रीक्वेंसी होता है, लाइक फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी काम को लगातार करना ही फ्रीक्वेंसी होता है। अगर किसी भी काम को हमने एक बार किया तो उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी है यूनिफ्रीक्वेंट, 2 बार किया तो बाई फ्रीक्वेंट हो गया। तो वैसे ही इंग्लिश में हम लिखते हैं कि उसने मुझे 2 बार किया तो ट्वाइस, 3 बार किया तो थ्राइस। हेल्प कितनी बार किया, 2 बार किया। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया किसी भी काम को करने का। नेक्स्ट है ही देयरफॉर रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। देयरफॉर हो गया यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन, कि उसने किस लिए रिजाइन कर दिया। कोई भी रीजन हो सकता है, रिजाइन एज इन द सेंस हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। ही सब्जेक्ट, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन हमें इसमें अगर आ जाए किसी भी सेंटेंस में, आपको वेरीफाई करना आ जाए कि एग्जाम में कि वेरीफाई दैट व्हाट इज द रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन इन दिस सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस रीऑर्डरिंग में अगर आ जाए कि वेरीफाई कीजिए इसको, तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक कुछ सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सॉरी सेंटेंसेस नहीं। देयरफॉर हो गया, दस हो गया, येट हो गया, फॉर वाई, दैट्स वाई, फॉर दैट रीजन, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन में आते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो मैंने आपको समझाया। बाकी तो देखो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, जो भी है जैसा भी है आपको पढ़ना कंपलसरी है। जब तक आप बुक्स नहीं उठा के देखेंगे, लिखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिटन वर्क एंड लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ स्टूडेंट्स लाइफ एंड यू हैव टू डू दैट जॉब फॉर योर सक्सेस। Ultimately you will get or you will achieve your destination. For that you just prepare for your exams. All the best wishes from me, and till then goodbye. Have a nice day friends.